नमस्कार, मैं संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ASPG कॉलेज मवाना। आज हम लोग बात करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी कि VSC-PR थ्योरी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं VSC-PR थ्योरी के बारे में। अगर हम लोग VSC-PR थ्योरी देखें तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पोवेल फॉर प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले इस थ्योरी को सिडविक या पोवेल ने प्रपोज किया, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड किया गिलेस्पी एंड नायलॉम ने। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें गिलेस्पी और नायलॉम का दिया जाता है, क्योंकि उसने इसके एप्लीकेशन पॉइंट्स पर काफ़ी ध्यान दिया। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर around the central atom in a molecule have tendency to arrange them in such a manner so that minimum repulsion occur between them। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई सेंट्रल एटम है तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर स्थित हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह से अरेंज करता है जिससे कि इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन जो है कम से कम हो, है ना। जब रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, और हर कोई चीज़ स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करती है। ठीक है जी। तो ये बता रहा है कि सेंट्रल एटम इस तरह से अरेंज करता है, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को, ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द VSC-PR थ्योरी। हाउएवर, several other rules are coming through which we can predict the structure of molecule, but the basic structure behind this is this, that के वो इस तरह से अरेंज करेगा जिससे कि मिनिमम रिपल्शन क्रिएट हो। तो चलिए कुछ और रूल्स भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो मेन जो पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के वो इस तरह से हैं कि द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। जो ज्योमेट्री होगी, जो स्ट्रक्चर होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे, कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के चारों तरफ इकट्ठे हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट कहता है, इफ द सेंट्रल एटम हैव ओनली बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, देन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज रेगुलर। अगर किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? रेगुलर होगी। इट कैन बी शोन बाय फॉलोइंग टेबल। लेट वी सी द टेबल, एंड दिस टेबल शो कि अगर सिर्फ सेंट्रल मैटर के चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर खाली प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? तो अगर उसके अंदर दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे ही अगर तीन है तो कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। अगर चार है तो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। अगर टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री के आसपास, और अगर स्क्वायर प्लेनर है तो 90 डिग्री होगा, है ना। ऐसे ही अगर 5 हैं बॉन्ड पेयर तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, और बॉन्ड एंगल होंगे 120 डिग्री और 90 डिग्री। अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। अगर 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा और बॉन्ड एंगल होंगे 72 डिग्री और 90 डिग्री के। ठीक है। ये वो केस है जब क्या है, ज्योमेट्री कैसी है? रेगुलर ज्योमेट्री है। क्यों है रेगुलर? क्योंकि सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये कहता है कि भाई अगर बॉन्ड पेयर तो रेगुलर होगी, अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो कुछ इरेगुलरिटी आ जाएगी। If the central atom have both bond pair and non-bonding pair को इसने कहा lone pair of electrons, है ना, then its geometry is slightly distorted।
तो उसकी ज्योमेट्री जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगी ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। और जो ऑर्डर होगा रिपल्शन का वो ये होगा, लोन पेयर के बीच में हमेशा सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। अगर दो लोन पेयर्स आप पास प्रेजेंट हैं तो उनके बीच का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन आएगा, अगर एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं तो उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होगा। इसीलिए सिर्फ बॉन्ड पेयर अगर प्रेजेंट होते हैं तो ज्योमेट्री कैसी होती है? रेगुलर होती है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट पोस्टुलेट पे, इफ more than one geometry is possible in a molecule, then the most stable or having least repulsion will be the correct geometry of molecule। ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा ज्योमेट्री हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी में 2 या 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो कौन सी वाली स्ट्रक्चर होगी? वो होगी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी कि जिसके अंदर सबसे कम रिपल्शन होगा। किसी भी कंपाउंड की अगर या 2 या 3, 2 से ज़्यादा हैं तो सबसे स्टेबल वाली स्ट्रक्चर ही होगी, वो सबसे स्टेबल वाली ज्योमेट्री ही होगी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, BAB बॉन्ड एंगल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। जैसे कि एक कंपाउंड ले लूँ मैं, यहाँ सेंट्रल एटम क्या है? A, एक B है, ये भी B है, ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल है। ये कह रहे हैं कि जब हम B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हैं तो ये बॉन्ड एंगल जो है ये कम होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि B जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इनको अपनी ओर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ खींचेगा? अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ सेंट्रल एटम के पास से थोड़ा सा हट जाएंगे। हटने की वजह से क्या होगा? रिपल्शन कम हो जाएगा। जब रिपल्शन कम होगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर हट जाएंगे तो रिपल्शन भी कम हो गया, बॉन्ड एंगल भी कम हो गया। ठीक है, ये इसने एक्सप्लेन किया। BAB बॉन्ड एंगल डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B वेयर A इज द सेंट्रल एटम, बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स B। जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो B की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एंड इट्स रिपल्शन एंड बॉन्ड एंगल ऑल्सो। ठीक है, ये क्या करेगा? रिपल्शन और बॉन्ड एंगल को भी कम कर देगा, है ना। एंड इट यहाँ आ जाएगा डिक्रीज एक वर्ड आएगा, है ना। डिक्रीज द बॉन्ड एंगल एंड रिपल्शन, है ना। वो बॉन्ड एंगल और रिपल्शन को भी घटा देगा। ये एक एग्जाम्पल हमने 2 लिए हैं, PI3, PBr3 और PCl3, है ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर चलने पे बढ़ रही है ना। सबसे ज़्यादा Cl की है, लेकिन Cl में बॉन्ड एंगल सबसे कम है। उसका रीज़न यही है ना। जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में भी यही केस होगा, है ना। ठीक, क्या होगा? जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ खींच लेगा अपनी पास, तो ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो घट जाएगा क्योंकि रिपल्शन घट जा रहा है ना। ऐसे ही सेम यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी सेम वही केस हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बॉन्ड एंगल घटेगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द दिस B, ठीक है, या दिस Cl, है ना। जो सेंट्रल एटम की नहीं, जो दूसरा वाला एटम है, जैसे जैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो बॉन्ड एंगल हमारा कम होगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इसके अलावा ये कहता है कि द बॉन्ड एंगल इन्वॉल्व मल्टीपल बॉन्ड्स आर जनरली लार्जर देन दोज इन्वॉल्विंग सिंगल। मल्टीपल बॉन्ड जहाँ पर होंगे वहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, मल्टीपल बॉन्ड होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर भी ज़्यादा है। भाई डबल बॉन्ड है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और पास पास हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ और ज़्यादा होगा,
है ना। सिंगल बॉन्ड में तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा, लेकिन डबल और बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो रिपल्शन भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, जिससे कि बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन फिल्ड शेल एटम्स आर लार्जर देन इनकम्प्लीट शेल एटम्स। यहाँ पर ये बात कर रहा है सेंट्रल एटम की। ये कह रहा है अगर सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर फिल्ड है तो उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा, और अगर इनकम्प्लीट शेल है तो रिपल्शन कम होगा, है ना। भाई सीधी सी बात है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन फिल हैं तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन ज़्यादा होगा ही होगा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है तो रिपल्शन कम होगा। यहाँ ये जैसे हम H2O और H2S की बात करें, H2S में इलेक्ट्रॉन क्योंकि सारे के सारे नहीं भरे हुए हैं शेल, कैसे भाई ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 और 2p4। अब 2 हाइड्रोजन ने दे दिए इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 ले लेगा तो ये कितने हो जाएंगे +2 6 हो जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। जबकि सल्फर का देखो, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और फिर 3d भी तो बचा, ये तो 0 है इसमें। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन से 2 आ जाएंगे तो ये तो पूरा हो गया, लेकिन डी तो अभी खाली है, तो कंप्लीटली फिल नहीं है ना, ये नोबल गैस है ना, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है ना, ये इनकम्प्लीट है ना इसका शेल। दैट्स वाई इसके अंदर रिपल्शन जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू H2O। दैट्स वाई क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉन्ड एंगल जो है इसका कम है H2S का इन कंपैरिजन टू H2O। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आ गया है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी VSC-PR थ्योरी से रिलेटेड। VSC-PR थ्योरी है ना, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर इसलिए बात की क्योंकि VSC-PR थ्योरी बेसिकली एक्सटेंशन है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही। तो ये जो 2 टॉपिक हैं, एक तो हाइब्रिडाइजेशन और VSC-PR थ्योरी, दे आर एक्सटेंशन ऑफ दैट VBT। दैट्स वाई वी हैड डिस्कस्ड इट हेयर, है ना। हालांकि VSC-PR थ्योरी आपके इनऑर्गेनिक के सिलेबस में भी है, हम लोग VSC-PR थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन है आपकी सिलेबस में, तो हम लोग उनके बारे में भी बात कर लेंगे, उन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे कि वो कैसे VSC-PR थ्योरी से हम लोग उन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।